खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कोरोना के खिलाफ मोर्चाबंदी के लिए पीएम और अलग अलग राज्यों के सीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद एक सवाल सभी के मन में कौंध रहा है कि 3 मई के बाद क्या लॉकडाउन खोल दिया जाएगा या फिर नई शर्तों के साथ मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होगा। क्योंकि एक और देश को बीमारी से बचाने की चुनौती है तो दूसरी ओर देश की अर्थव्यवस्था को वेंटिलेटर पर जाने से भी रोकना है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम अशोक गहलोत द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ कर चुके हैं। ऐसे में अब सबकी नजर मुख्यमंत्री गहलोत के ऊपर जा टिकी है कि 3 मई के बाद राजस्थान क्या कदम उठाएगा। असल में प्रदेश में कोरोना कंट्रोल के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां शुरू होना भी जरूरी है। जाहिर तौर पर सरकार इस दिशा में गंभीरता से सोच रही होगी। खुद मुख्यमंत्री इस बात को कई बार कह चुके हैं कि लॉकडाउन लगाना आसान है लेकिन खोलना कठिन। ऐसे में सभी की दिलचस्पी इस बात पर है कि आखिर सरकार के मन में लॉकडाउन के चक्रव्यूह से बाहर निकलने को लेकर क्या योजना है। आखिर कैसा होगा लॉकडाउन 3.2। तो 3 मई के बाद के लॉकडाउन भारत पर सबकी नजरें हैं। सवाल ये कि क्या सशर्त दी जाए लॉकडाउन में छूट या हटा दिया जाए लॉकडाउन या फिर दी जाए एक और लॉकडाउन की नई तारीख। कोरोना जैसी महामारी से निजात भी दिलाना है, देश भी चलाना है और अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना है। ये हम सभी जानते हैं कि बिना लॉकडाउन के कोविड-19 की चेन नहीं टूट सकती। तो फिर क्या होगा लॉकडाउन 3.0 का स्वरूप। इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। चलिए सबसे पहले रूबरू करा देते हैं हम आपको मेहमानों से। हमारे साथ जुड़े सुरेश चौधरी जी, कांग्रेस प्रवक्ता है। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वामदल नेता सुमित्रा चोपड़ा जी भी जुड़ी। सुमित्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही सुभद्र पापड़ीवाल जी हमारे साथ है, विश्लेषक है। बहुत स्वागत है सुभद्र जी आपका भी। रुख सुरेश चौधरी जी आपका ही करते हैं। देखिए, सरकार गंभीर है और राजस्थान की बात करें, मुख्यमंत्री की तारीफ खुद पीएम कर चुके हैं। कई ऐसे सुझाव मुख्यमंत्रियों ने भी दिए हैं। अब ऐसे में जहन में सवाल सबके उठ रहा है, क्या तैयारी की जा रही है? क्या लॉकडाउन 3.0 लागू होगा, सख्ती रहेगी या फिर किस तरह की तैयारी से खोलने को लेकर? सुरेश जी। मैं श्वेता जी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन लागू करके इस कोरोना महामारी जिसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी है, उसका जिस रूप से प्रबंधन किया, जिस रूप से पूरे भीलवाड़ा मॉडल तो ऐसा है कि जिसको पूरा देश और विश्व सराह रहा है। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जिस रूप से तमाम पार्टियों के नेताओं से, राजस्थान सरकार के तमाम अधिकारीगणों से, मेडिकल स्टाफ से, इन सबसे वार्ता करके, सबसे चर्चा करके और सबसे बातचीत करके राजस्थान में इस लॉकडाउन को, मॉडिफाई लॉकडाउन को इस रूप से 3 तारीख के बाद में लागू करेंगे कि मैं ये पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो न कोई जनता को तकलीफ होगी और ये इस बीमारी को फैलने से पुनः उसी रूप में रोका जा सके। रियायत मिलेगी सुरेश जी, रियायत तो मिलेगी कम से कम उस जगह जहां पर जो हॉटस्पॉट नहीं है या जहां लोग पॉजिटिव नहीं है। उम्मीद की जाए। देखो श्वेता जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नहीं, श्वेता जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले तो आम आवाम बचे। मुख्यमंत्री ने जिस दिन पहले दिन लॉकडाउन किया था, उन्होंने कहा था कि प्रदेश के अंदर एक भी आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के तमाम भामाशाहों को, तमाम किसान वर्ग को। देखिए, बिल्कुल सुरेश जी, कोई शक नहीं इसमें कि कहीं कोई कमी रह गई है। देखिए, कोई शक नहीं, किसी पर कोई सवाल नहीं, लेकिन ये जरूर इंतजार है 3 मई के बाद का और इसलिए सवाल जहन में उठ रहा है और इसलिए आज का हमारा मुद्दा भी है। हमारे साथ पूर्व विधायक बीजेपी से मोहनलाल गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। मोहनलाल जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या उम्मीद कर रहे हैं मोहनलाल जी 3 मई के बाद क्या होना चाहिए? 3 मई के बाद में जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस जारी हुई है और मेरे हिसाब से जो रेड जोन में जो लोग रहते हैं उनके अलावा बाकी सब जोनों के लोगों के लिए लॉकडाउन खुल जाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मुंह पर मास्क लगाते हुए यदि हम लोग सब अनुशासन में रहें तो हम इस कोरोना वायरस से विजय प्राप्त करके और देश की आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ा सकते हैं।
ठीक है, बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि जहां पर नहीं वहां रियायत मिलनी चाहिए। चलिए सुभद्र पापड़ीवाल जी, दोनों चीजें, कोरोना से बचाव भी है, देश को भी ट्रैक पर लाना है, अर्थव्यवस्था को सुधारना है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन प्रायोरिटी यहाँ पर यह है कि ये जो पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ रहा है उसे कंट्रोल किया जाए। अब ऐसे में क्या उम्मीद करे आमजन, क्या होना चाहिए 3 मई के बाद? देखिए, ये तो बात निश्चित है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन कहें या कुछ क्षेत्रों को जो रूथलेस कंटेनमेंट जोन बना रखा है उनमें लॉकडाउन जैसी चीज़ या कर्फ्यू जैसी चीज़ लागू रहेगी। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान की सरकार से अभी फिलहाल बहरहाल इस विषय पर कि जो एरियाज हॉट स्पॉट्स हैं, जो एक्टिव एरियाज हैं कोरोना से रिलेटेड, आप अपना ध्यान वहां अगर केंद्रित कर लेते हैं, उनको पूरी तरह से आप सील कर देते हैं, बिल्कुल फ्रीज कर देते हैं, तो बचे हुए एरिया में रिलैक्सेशन देना आसान हो जाएगा। आज 40 दिन हो चुके हैं और 40 दिन बाद आपको पता है कि एक्टिव एरियाज कौन कौन से हैं। आप एक्टिव एरियाज को थोड़ा कंसंट्रेट करें, वहां ध्यान दें, बाकी एरिया में रिलैक्सेशन करेंगे तो ट्रेड और इंडस्ट्री की एक्टिविटी बढ़ेगी। अगर आप पूरे जयपुर 30 किलोमीटर बाई 30 किलोमीटर का उदाहरण के लिए क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र को अगर आप रेड जोन मानेंगे तो इतने बड़े एरिया के अंदर सारी एक्टिविटीज बंद करने के बाद में जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, इन सब क्षेत्रों को अगर आप रेड जोन, पूरे बड़े शहरों को रेड जोन नहीं बनाया जा सकता। एक्टिव एरियाज को सेलेक्ट कर लीजिए, एक्टिव एरियाज को आप सील बंद कर दीजिए। उसके अलावा आप मजदूरों का मूवमेंट बनाना पड़ेगा। आप राजस्थान के बाहर से मजदूरों को ला रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर मान लीजिए किसी शहर से 15, 20, 25, 50, 100 किलोमीटर दूर जो मजदूर फंसे हुए हैं, उनके मूवमेंट के बारे में कोई प्लान अभी तक सामने नहीं आया है। यहाँ तक कि जो आपने इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को परमिशन दी है, उनके एक आलोच्य इंडस्ट्रियल एरिया, एक किसी भी क्रिटिकल इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर लें तो रोजाना 200 से ज्यादा पास नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम जो है वो इतना यूजर फ्रेंडली है ही नहीं वो रिजेक्ट कर रहा है पासेस को, राइट। ऐसी स्थिति में रिको की लोकल यूनिट्स को हम कितना दोष दें। तो आपको सिस्टम को डिजाइन करने के लिए हम जैसे लोगों की सेवाएं लीजिए ना, हम लोग 24 घंटे यही काम करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स जिंदगी हो गई लड़ते हुए हम लोगों को, हम हमारे साथियों को जो श्रमिक साथी हैं उनको बहुत ज्यादा चिंता के साथ रखे हुए हैं, उनको संजो के रखते हैं, उनको रख रहे हैं। आप उनको बाहर भेजने की तैयारी जो कर रहे थे 3 दिन पहले, हालांकि कल क्लैरिफिकेशन आया कि आप उसमें बहुत ज्यादा उत्कंठा नहीं है, उत्सुक नहीं है, लेकिन बड़ी चिंता हुई हमको कि एक तरफ तो इंडस्ट्री शुरू करना चाह रहे हैं और एक तरफ उनको बाहर भेजने की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री कैसे चलेगी? और देखिए, खाली इंडस्ट्री खोलने से कुछ नहीं होगा। आपको इंडस्ट्री के साथ जो पेरिफेरल एक्टिविटीज हैं, यानी कि सर्विसेज, रॉ मटेरियल, जो हमारी मेंटेनेंस वाला सिस्टम है, वर्कशॉप्स, उनके रॉ मटेरियल, बिल्कुल ये बात तो है मैं सर, क्योंकि जो एक दूसरे पर डिपेंड है उसमें आप एक को राहत देंगे, दूसरी ब्लॉक करके रखेंगे तो वो काम भी नहीं होगा, यानी कि वो मंशा पूरी नहीं होगी ना। आराम से आप उनको फ्रीज किए, जो एक्टिव स्पॉट्स है उनको फ्रीज कर दीजिए, बाकी एरियाज में रिलैक्सेशन देना शुरू कीजिए, एक्टिविटी बन जाएगी अपने आप। ठीक है सुमित्रा जी, देखिए उम्मीदें हर सेक्टर को अलग अलग है कि अब बहुत दिन हो गया, लेकिन दूसरी तरफ ये भी नजर आ रहा है कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहे, पॉजिटिव रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। इसे कंट्रोल करना है तो ऐसे में वक्त तो लगेगा कि सब चीज वापस ट्रैक पर आए, लेकिन 3 मई के बाद, क्योंकि लॉकडाउन 2 जो है वो 3 मई को खत्म हो रहा है, इसके बाद उम्मीदें, आपको क्या लगता है कि किन चीजों पर रियायत मिलनी चाहिए, कितना खोलना चाहिए इस लॉकडाउन को और कहां पर कितनी सख्ती होनी चाहिए एज इट इज जैसे अब तक चल रही है? देखिए, हमारा देश और देश का पूरी दुनिया ही जिस तरह के संकट से गुजर रही है, बिल्कुल अभूतपूर्व एक संकट है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और इसके अंदर कोशिश बहुत करी है सरकारों ने, केंद्र की सरकार ने, राज्य सरकार ने भी चीज़ों को कंट्रोल करने की, इस कोरोना वायरस को फैलने से रोकने की, और उसमें काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। लेकिन इस सफलता के अंदर जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा परेशान हो रहा है, वो है मजदूर वर्ग। अभी मेरे साथी बात कर रहे थे कि एक तरफ सरकार ने कारखाने चालू करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान पर, जहाँ से जो उनका होम टाउन है, वहाँ भेजने की बात कर रहे हैं। आप केवल कारखानों की बात नहीं कर सकते, मजदूरों की जो हालत है, हम हैं मजदूरों के अंदर, हम फिर रहे हैं, उन मजदूरों के बीच में घूम रहे हैं, उनको राशन भी उपलब्ध करवा रहे हैं, उनकी और भी परेशानियां और भी लोग कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि केवल हम ही हैं, लेकिन जो उनकी वास्तविक स्थिति है वो हर हालत में अपने गाँव, अपने घर जाना चाह रहे हैं, उनको भेजना ही पड़ेगा। उनकी इस हालत के ऊपर आप कारखाने चालू नहीं कर सकते। बेशक अगर ये घाटा होगा तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि मजदूर भी आखिर इंसान हैं, ये सोचना पड़ेगा। एक तरफ तो वो परेशान हो रहे हैं, उनके पास राशन पानी नहीं है, दूसरी तरफ परिजन उनके लिए इतने चिंतित हो रहे हैं। यहाँ रोज आए दिन जो है केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सोशल डिस्टेंस की,
जबकि ये शब्द भी मुझे लगता है कि ये सामाजिक तो एकता हमारी होनी चाहिए, शारीरिक दूरी इसमें शायद लागू भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री और इन सब की बातें की जाती हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ये ना वहां लागू होगा श्वेता जी, ना ये उनके जो आप उनके आवास देखिए, मजदूर जहां रह रहा है एक एक कमरे में 20-20, 30-30 लोग रह रहे हैं इकट्ठा, कहां पर उनकी सुरक्षा हो रही है, कैसे उनको इस कोरोना से बचा पाएंगे। तो ये जो परिस्थितियां, इन परिस्थितियों को देखना पड़ेगा। और 3 मई के बाद की जो बात आप कर रहे हैं, एक तो सरकार को ये देखना पड़ेगा कि जो रेड जोन एरिया है उनके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन करके और बाकी एरिया में कुछ कुछ चीजों को खोले और सारी हिदायत का पालन करते हुए, लेकिन मजदूरों की तरफ विशेष ध्यान देना पड़ेगा। केवल एक कट्टा जो दिया जा रहा है उससे उसके पार नहीं पड़ेगी, कम से कम 7,500 रुपया तुरंत, क्योंकि इस बात पे तो फोकस है। चलिए आप मजदूरों की बात, सुरेश चौधरी जी जो सवाल सुमित्रा जी उठा रही हैं, जिस मजबूरी की बात कर रही है मजदूरों की, उसे लेकर ठीक है, सरकार तो ये कह रही है कि प्रदेश के जो मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए उनको लाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी जो लोग हैं उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, कहीं पर किसी तरह की दिक्कत है, कोई घर जाना चाहता है। क्या इसको लेकर भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है? और 3 मई के बाद क्या उम्मीद करें कि लोग ये टारगेट रखें कि हाँ 3 मई तक ये चीजें हमें करनी है, इसके बाद सरकार हमारा साथ देने वाली है? नहीं, मैं आपको ठीक कह रहा हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, जैसे प्रधानमंत्री जी से वार्ता हुई, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई जो भी मजदूर जिस स्टेट में काम कर रहा है उसकी इच्छा है कि वो एक बार घर जाए, परिवार से मिले, परिवार के लोगों से मिले, तो उसको आत्मिक संतुष्टि होगी। और राजस्थान सरकार अपने जो प्रवासी राजस्थानी हैं उनको लाने का काम कर रही है, और दूसरे स्टेट के चीफ मिनिस्टरों से, वहां के अधिकारियों से, सेक्रेटरी लेवल पे बात हो रही है, और कोशिश ये हो रही है कि जिस स्टेट का मजदूर एक बार जाना चाहता है उसको वहां पहुंचाए कैसे जाए। और राजस्थानी प्रवासी जितने भी लोग हैं उनके लिए अधिकारीगणों से वार्तालाप हो रही है। चलिए, ये तो प्रवासी है, ये तो प्रवासी है सुरेश जी, ये तो प्रवासी है। चलिए ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, ये हमने बात पहले भी कही कि हाँ सरकार इसे लेकर कोशिश कर रही है और लाना है जो प्रवासी राजस्थानी जो दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में ही कई ऐसे मजदूर हैं जो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, वो भी आप फंसे हुए, जहां है वहां राशन पानी नहीं मिल रहा है, तो कैसे स्टे करें एक एक कमरे में? जिस तरह से अभी सुमित्रा जी बता रही हैं कि 20 से 25 लोग रह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती है, इन सब स्थिति को भी तो देखना होगा। हम सिर्फ बाहर से लाकर उन्हें अपने घर भेज देंगे, ये बस पर्याप्त नहीं है। नहीं, मैं पूजा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। मजदूरों के पास ऐसे कमरे हैं जिसमें वास्तव में 5-5, 7-7, 10-10 लोग रहते हैं, इस बात से भी सहमत हूं। लेकिन राजस्थान सरकार ने सबके लिए व्यवस्था की है, 1 लाख बेड एडवांस में बुक करके रखे हैं। जहां भी जो तकलीफ है हेल्पलाइन के नंबर दे रखे हैं, कलेक्टर, एसडीएम, जो भी है, इंडस्ट्री में है तो लेबर इंस्पेक्टर, सबके नंबर दे रखे हैं। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं सरकार की यहाँ पर तैयारी है, ठीक है। सुभद्र पापड़ीवाल जी, ये अभी आपने कहा, सुना सुरेश जी जैसे कह रहे हैं कि इंतजाम सरकार की तरफ से है, दूसरा कोना ये है जहां पर मजदूर परेशान है। क्या बीच की कड़ियां मजबूत नहीं है या उन तक पहुंच नहीं पा रही है मदद? देखिए, इसमें श्वेता जी एक महत्वपूर्ण बात मैं निवेदन करना चाहूँगा जी। मजदूर को जबरदस्ती ना तो कोई रोक सकता है, ना कोई रोक सका है, ना कोई रोकेगा। निश्चित रूप से अगर उसको अपने गृह जिले में, गृह राज्य में जाना है तो वो जाएगा, वो अपने वार त्योहार पर भी जाता है, अपने घर के कोई समारोह होते हैं उसमें भी जाता है, कोई रोक नहीं सकता है, रोकना भी चाहिए। बिल्कुल ठीक। फंडामेंटल बात दूसरी है। फंडामेंटल बात जो है वो ये है कि हमको इस कोरोना से कब निजात मिलने वाली है, ये संसार में तो फिलहाल कोई व्यक्ति नहीं बताने वाला कि कब मिल सकती है। बहरहाल हमें इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा, इसके साथ जीने के तौर तरीकों को सीखना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना ये कंटिन्यू चलता है, ऐसे के अंदर आप चलिए आर्थिक पहलू को एक तरफ रख दीजिए, साइड में रख दीजिए, क्योंकि मैडम का कहना जो है मैं एक हद तक मानता हूं कि सभी कुछ इकोनॉमिक्स नहीं होती है दुनिया में, बहुत कुछ और भी होता है, लेकिन जो इसका सोशल जो इम्पैक्ट है, उस सोशल इम्पैक्ट को देखेंगे तो आप पूरे संसार को स्टैटिक नहीं कर सकते, उसको रोक नहीं सकते। तो गतिविधियों को चलाना पड़ेगा, आपको इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। आप उसको इकोनॉमी से मत जोड़िए, इकोनॉमिक फोकस नहीं है मेरा फोकस ये है कि आपको एक्टिविटी अगर नहीं करेंगे आप तो संसार पूरा स्टैग्नेंट हो जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा। इसलिए आपको गतिविधियों को आपको जगह देनी पड़ेगी। इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि जो भी श्रमिक वर्ग है, जो कर्मचारी वर्ग है, यदि वो शांति से अपनी खुशी से काम करना चाहता है, आकर के
या घर जाकर के वापस आना चाहता है, उसके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट जो होना चाहिए अभी तक शून्य है। अभी तक शून्य है। मैं ये कह रहा हूँ 15 किलोमीटर दूर का आदमी भी नहीं आ पा रहा है। बिल्कुल, वो कह रहा है कि मैं आने को हाँ, तैयार हूँ, बिल्कुल, लेकिन वो आने को तैयार माध्यम नहीं, आ नहीं पा रहा हाँ, है, क्योंकि घर में भी कब तक पड़ा रहेगा। उसके सोशल प्रॉब्लम्स उसके घर में भी हैं। उसके लिए आपको सोशियोलॉजिकल स्टडी करनी पड़ेगी कि वो एक जगह नहीं रह सकता है, या आप कहें कि साहब घर में पड़े रहो 2 महीने 3 महीने 4 महीने। अभी कोरोना खत्म नहीं होने वाला है, तो हमको इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। इस लिहाज से मैं निवेदन कर रहा हूं कि आपको ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज चालू करना इसलिए भी जरूरी है कि पूरे संसार को मोबिलाइज करने के लिए एक्टिविटीज जरूरी है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि सिनेमा हॉल चालू करें, बिल्कुल, लेकिन आप ट्रेड एंड इंडस्ट्री चालू करेंगे। आप ये करिए प्रायोरिटी में है, ये जो शुरुआत दौर में जिन पर रियायत दी जा सकती है उसमें ये शामिल है। बिल्कुल, और सिनेमा ये सब तो एकदम लास्ट में हम कहेंगे कि वो होगा कि जब सब चीज सामान्य हो जाए तब फिर इन चीजों को खोला जाए। ठीक है, मोहनलाल गुप्ता जी, मोहनलाल जी, बिल्कुल 3 तारीख के बाद क्या कैसा हो, लॉकडाउन 3.0 की हम बात कर रहे हो, जिस तरह से सब अपनी अपनी मत रख भी रहे हैं, लेकिन आपसे हम सवाल यही रहेगा कि लोगों को लाना ले जाना, जिस तरह से मजदूर वर्ग है वो बेहद अहम है, मानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कौन से ऐसा सेक्टर है जिसको देखकर आपको लगता है कि अगर वो खुल जाए तो इकोनॉमी भी थोड़ा ट्रैक पर आ सकती है, लोगों को भी राहत मिल सकती है, जिस तरह से अब दिक्कतें लोग फाइनेंशियली तौर पर भी फेस कर रहे हैं? देखिए, वुहान में भी इसी प्रकार का बहुत बड़ा लॉकडाउन हुआ था और बहुत बड़ा संकट आया था। आज वुहान में लाइफ बहुत सामान्य है और वहाँ केसेस नहीं आ रहे हैं। अगर हमारी सरकार चाहे और प्रशासनिक अधिकारी चाहें तो राजस्थान में भी इस प्रकार से प्रयोग करके हम नॉर्मल लाइफ को वापस ला सकते हैं। हम सब लोग संयमित रहें, अनुशासित रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, और सरकार बस में सवारियों को अलाउ करें, गाड़ियों में सवारियों को अलाउ करें, और बस में एक सीट छोड़ के दूसरी सीट पर लोग बैठें, मास्क लगा के रहें और ग्लव्स पहन के रहें, तो निश्चित रूप से ये लॉजिस्टिक की जो समस्या है उसका समाधान हो सकता है। ठीक है मोहनलाल जी, ये बात ठीक है, ये बात बिल्कुल मानते हैं, ये बात बिल्कुल मानते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन सुमित्रा जी, अभी इस स्थिति में लाने के लिए भी बहुत मशक्कत सरकार को, पुलिस को करनी पड़ी है कि लोगों की आदत में शुमार हो सके, इन सब चीजों की पालना की जाए। लेकिन अगर इन चीजों पर रियायत दे दी जाती है तो आपको लगता है कि लोग इतना समझ के करेंगे कि बस में भी बैठे तो हम दूर दूर बैठे, या फिर हम इस तरह की चीजों को, ऑटो में जाएं तो बिल्कुल दूरी बनाकर रखें, मास्क पहन कर रखें? आपको लगता है कि ये सब लोग बिल्कुल समझ चुके हैं अब? अगर और इसलिए बिल्कुल गलत होगा, ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि लॉकडाउन पर सख्ती होनी चाहिए कुछ चीजों को छोड़कर, हम पूरी तरह से छूट नहीं दे सकते। अभी जो परिस्थितियां है ना, उसमें केवल पढ़ा लिखा तबका जो है वो ही इस चीज को अंगीकृत कर पाया है, उसको अपना हिस्सा बना पाया है कि मुझे मास्क लगाना है और मुझे दूरी बना करके रखनी है। बाकी जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो मैंने कहा जो अहम हिस्सा है, जो निर्माता है, जो जिसके बिना कारखानों में काम नहीं हो सकता, उसके लिए आज रोजी रोटी के अलावा और अपनी भूख मिटाने के अलावा सोशल डिस्टेंस कोई मायने नहीं रख रहा। वो कोई मास्क नहीं लगा रहा, उसको पुलिस वाले डांटते हैं तो वो जरूर अपना तौलिया इधर लगाने, ना सैनिटाइजर का यूज उसके पास है, ना सैनिटाइजर है उसके पास, ना हाथ धोने के लिए साबुन है बार बार हाथ धोने के लिए उसके पास। तो इतना बड़ा तबका जो है वो इन चीजों को कैसे अपने जीवन की आदत में शामिल करेगा, इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सरकार को। और पहले उनको वो जिंदगी तो दो कि वो एक इंसान का जीवन जी सके। अभी तो वो इंसान का जीवन ही नहीं जी पा रहे, अभी तो उनको डंडे के बल पर उनके अपने अपने दड़बों में घुसा रखा है, क्योंकि पुलिस मारती है तो वो बाहर नहीं आ रहे। वो उनकी ये समझ नहीं बनी कि कोरोना कोई महामारी है, उनके लिए भूख सबसे बड़ी महामारी है, जिसके प्रशासन सफल नहीं करना चाहूंगा। श्वेता जी, एक महत्वपूर्ण बात मैडम की बात से निकल करके आ रही है। हो सकता है कि मैडम के पास में कुछ ऐसे अनुभव हों, लेकिन क्योंकि मैं इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पूरे राजस्थान की इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करता हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं मैं कि जो श्रमिक और कर्मचारी वर्ग है, क्षेत्र की मुख्य रूप से बात कर रही हूं, जो मैं दोनों ही क्षेत्रों की बताता हूं आपको मैडम, दोनों ही क्षेत्रों की बताता हूं कि जो श्रमिक वर्ग है वो जो एम्प्लॉयर है, जो नियोक्ता वर्ग है, उससे ज्यादा सावचेत, ज्यादा सयाना, ज्यादा समझदार साबित हुआ है। और आप रिकॉर्ड उठा लीजिएगा, स्टैटिस्टिक्स आ जाएंगी 2 साल बाद, 3 साल बाद, पूरी एक एक आदमी की। जो कर्मचारी वर्ग है जो वाकई श्रम करता है, श्रम साध्य काम कर रहा है, वो हमसे ज्यादा समझदारी का परिचय दे रहा है, हमसे ज्यादा आप पता है आपको गांव के अंदर क्या स्थिति है? अगर गांव से कोई लड़का बाहर निकल रहा है, कह रहा है शहर काम करने जा रहा हूं, तो गांव के पंच पटेल उसको पता है क्या कह रहे हैं? आप जाके 1000 गांव में पूछ लीजिए कि भैया आज जा रहा है तो चला जा,
आए तो पूछ करके आना, सीधा सीधा घुसने नहीं देंगे, गांव में बैरियर लगा रखा है। उन्होंने जो आइसोलेशन किया हुआ है उसके लिए उनको कोई पुलिस की जरूरत नहीं पड़ी, वो बहुत सावचेती से रह रहे हैं। और ऐसे कई उदाहरण और एम्प्लॉयर्स ने बहुत बड़े पैमाने पर, आई एम सरप्राइज टू सी देयर प्रिपरेशंस, कि उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन का, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का। बिल्कुल, आपकी बात पर सुरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। सुरेश चौधरी जी, आप अपनी बात पूरी। सुरेश जी। मैं श्वेता जी कहना चाहूंगा कि मैं मैडम की बात को काट नहीं रहा हूं, लेकिन मैं पापड़ीवाल जी की बात का समर्थन कर रहा हूं कि जो राजस्थान सरकार और भारत सरकार को जो भय था, इस भारत के और इस राजस्थान के मजदूर ने, किसान ने, गरीब ने जो एडवाइजरी का पालन किया है, और जिस हिसाब से पापड़ीवाल जी ठीक कह रहे हैं, उन्होंने सोशल डिस्टेंस का जो पालना की है, घर में रहने की जो पालना की है, वो तो सभ्य आदमियों ने की नहीं है। मैं देश के भामाशाहों को, सहयोग करने वाली टोटल संस्थाओं को और राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन सब में सामूहिक रूप से, चाहे कोई भी पार्टी का वर्कर हो, कोई पार्टी बाजी, सब कुछ भूल के भारत एक रहे, राजस्थान एक रहे, राजस्थान का व्यक्ति स्वच्छ हो और इस कोरोना को भगाए। चलिए सुरेश जी, बिल्कुल, चलिए उम्मीद करते हैं ऐसा हो, जो उम्मीदें की जा रही है वो पूरी हो सके, लेकिन क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, इसमें आप लोग बहुत बड़े तबके को अनदेखा कर रहे हैं, शायद ये आप वहां जा नहीं पाए। मैं तो मेरी जो आंखों देखी बात है उसका मैंने बयान किया, और जयपुर के आप नारी का नाका चलिए, आप नहीं, आप सर इंडस्ट्रियल, आप बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल मजदूर की, मैं बात कर रही हूँ असंगठित, मैं बात कर रही हूँ निर्माण मजदूर की। बिल्कुल, अन्नदाता वही है, निर्माण वही करता है, अन्नदाता वही, और उसी अन्नदाता की आज बहुत बुरी स्थिति हो रही है। उसी अन्नदाता को आपने हाल में देखा, जयपुर के अंदर 50,000 मजदूर सड़कों पर था, मिलनी चाहिए आपको लगता है? दो चीजें बताइए जिस पर रियायत दे देनी चाहिए, थोड़ी छूट मिलनी चाहिए 3 तारीख को। कर्मचारी को उसकी सर 97% मजदूर जब असंगठित क्षेत्र में है, आप कारखाने के मजदूर की बात कर रहे हैं। कोई भी आदमी बरगलाए नहीं, उसकी स्वेच्छा से स्वीट विल पर उसको कहीं भी आने जाने की, काम करने की तत्काल छूट मिलनी चाहिए। अगर आपको कोरोना फैलने का डर है तो जो हॉट स्पॉट्स और एक्टिव स्पॉट्स है उनको फ्रीज कर दीजिए, सील कर दीजिए, जैसे भीलवाड़ा में किया था वैसा पूरे राजस्थान में कर दीजिए। बाकी जगहों पे काम करने वाले आदमी को, रिक्शा चलाने वाले को, रोजमर्रा का काम करने वाले को अवसर दीजिए और ट्रेड इंडस्ट्री को पनपने दीजिए। ये 10 महीने भी चल जाएगा तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, संसार का कोई देश नहीं कर सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कौन कौन से जोन फ्री होंगे ये भी सरकार के ऊपर है, लेकिन ये पूरी तरह से तय है कि जो हॉट स्पॉट हैं, जहां पर बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, लगातार संक्रमित लोग सामने आ रहे हैं, वहां पर सख्ती एज इट इज रहेगी, ये तो तय है। लेकिन सवाल ये उठता है कि किन चीजों पे छूट मिलनी चाहिए। ये भी एग्जिट प्लान यहां पर तैयार सरकार कर रही है, और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर कहा है कि लॉकडाउन लगाना उतना मुश्किल नहीं था जितना इससे एग्जिट करना मुश्किल होगा, और ऐसे में प्रायोरिटी वाइज एक एक स्टेप से इसे निकलना होगा। और इसलिए जो चीज बहुत जरूरी है उस पर ही फोकस रहेगा कि उस पर रियायत दी जाए, लेकिन सख्ती भी साथ में रहे, क्योंकि इतना आसान नहीं है कोरोना से मुक्ति पाना कि हम 3 मई के बाद सोचे जीवन सामान हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो आदतें आपने डालनी है उस आदतों को बखूबी आगे भी चलने दीजिए, और अगर जो भी फैसला होगा सरकार हित में लेगी, आम जन के ही, क्योंकि हर कोई लड़ाई लड़ रहा है इस कोरोना से, और कोशिश ये कि आंकड़े कम हो, वापस ट्रैक पर अर्थव्यवस्था आए, ये भी देखना जरूरी है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।